अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। सरदार अय्याज सादिक दूसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए 268 वोट लेकर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद ने 31 वोट हासिल किए। पहली बार जब अय्याज सादिक स्पीकर बने थे तो 258 वोट लिए थे, यानी दूसरी बार स्पीकर बनने में 10 वोटों का इजाफा हो गया है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल 33 नशस्तें हैं। 29 मेंबर मौजूद थे। जो 2 वोट 31 हुए, जो 2 मिले हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है या ख्याल जाहिर किया जा रहा है शेख रशीद और जमशेद दस्ती साहब के ये वोट हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी शेरपाओ ग्रुप और जमात इस्लामी यानी कौमी वतन पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से भी अय्याज सादिक को वोट डाला गया है। अब बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला गुजर गया। अगर इसके बाद देखा जाए कि किस जमात को कितनी वोट मिल सके या कितना आवाम की तरफ से वोट आया, तो मुस्लिम लीग नून ने 1195 वोट लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ सिर्फ 287 नशस्तें हासिल कर सकी है। इसी मामले पर आज का पहला सवाल रखेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में है इम्तियाज आलम, वीडियो लिंक पर है हसन निसार, कराची स्टूडियो में हमारे साथ है मजहर अब्बास, इस्लामाबाद में है शहजाद चौधरी और बाबर सत्तार साहब। आपसे आज का पहला सवाल कुछ इस तरह से है, मुस्लिम लीग नून की कौमी सियासत पर गिरफ्त वजह क्या है? आप 2 वजूहात दे सकेंगे, जो वजूहात आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इसके बावजूद कि ऑपोजिशन मौजूद है, ऑपोजिशन कर रही है, नहीं करी, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में अपना वजूद बड़े जोरों शोर से रखती है और पहले से ज्यादा मजबूती से वहां पर मौजूद है। आप क्या 2 वजूहात समझते हैं? इम्तियाज आलम साहब, सबसे पहले आप। मेरा ख्याल है आप कौमी सियासत की जगह पंजाब सियासत लिख दें कि पंजाब की सियासत पर उनकी गिरफ्त की वजह क्या है, क्योंकि बुनियादी तौर मुस्लिम लीग एन पंजाब की जमात है और इसके मुकाबले में अपोजिशन जो उभरी तहरीक इंसाफ, उससे बदकिस्मती से पिछले पहले फेज़ के मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में नाकामी हुई, बुरी तरह से नाकामी हुई। पीपल्स पार्टी मान पड़ गई, कमज़ोर पड़ गई। इसी हवाले से एक तरह का पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त वाक ओवर है। दूसरी वजह यह है कि अहम वजह वो ये कि इनकी एक जो एकोमोडेशन जो कर रहे हैं, यानी इक़्तिदार में हिस्सेदारी, उसमें 2 बातें आती हैं कि एक ये कि दूसरी जमातों के मैंडेट का इन्होंने एहतराम किया, बल्कि ऐसी जमातें जो इक़्तिदार शायद ना ले सकती, जैसे बलूचिस्तान में बलोच नेशनल पार्टी डॉक्टर मालिक की, उन्हें उन्होंने हुकूमत में आगे लाए और अपनी पार्टी को पीछे किया। इसी तरह वहाँ पे केपी में इजाज़त दी और उन्हें वो कर सकते थे मैनिपुलेशन, इमरान खान की जमात को दिया। इस तरह पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में मामला किया। और दूसरी तरफ फौज के साथ वो मुसलसल लचक के साथ एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं। जैसे फौज कहती है उसके हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ को एडजस्ट भी करते हैं। जिस तरह इंडिया पे किया, इसी तरह अफगानिस्तान पे किया, इसी तरह दहशतगर्दी के हवाले से किया। तो बड़ी ताबेदार किस्म की हुकूमत है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये 2 वजूहात मुझे आप 2 ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? मैंडेट का एहतराम और ताबेदार हुकूमत। कि एक तो पंजाब पर गिरफ्त है उनकी, दूसरा एकोमोडेशन करते हैं, यानी इक़्तिदार में हिस्सेदारी कर रहे हैं। पंजाब सियासत और इक़्तिदार में हिस्सेदारी। जी। हसन निसार साहब। हसन निसार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हसन निसार साहब की से भी जानना चाहेंगे, गालिबन आवाज नहीं पहुंच रही। बाबर सत्तार जी, मुझे लगता है कि पहली बात तो ये है कि फौज के साथ पंगा नहीं लिया। जिस तरह से पहले हमने इनके दोनों अदवार में देखा 90s के अंदर, तो इस दफा इंस्टीट्यूशंस के साथ सींग फंसाने की अभी तक कोशिश नहीं की PMLN ने। गालिबन कुछ 90s से सीखा है। पहली वजह मेरे लिहाज से तो ये बनती है। दूसरा ये कि कुछ इन्हें दुआएं भी लगी हुई हैं, कोई अल्लाह का करम भी है इनके ऊपर। फाइनेंशियली बड़ी फिस्कल स्पेस क्रिएट हुई है, जो ऑयल प्राइसेस इतनी लो हैं उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। दूसरा ये कि एक ऐसे टाइम के ऊपर जहाँ पे नेशनली आपको अलायंस चाहिए, फौज और सिविलियन गवर्नमेंट को मिलके काम करना पड़ रहा है नैप के ऊपर, स्पेशली APS के बाद, उसकी वजह से भी एक फोकस फौज का जंग चल रही है और ये उस जंग को एक लिहाज से लीड कर रहे थे। उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी आई है, क्योंकि फौज तैयार थी अब टेररिज्म की जंग फाइट करने के लिए और ये भी साथ शामिल हो गए। सो उसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आ गई है और कौम सारी उस तरफ लगी हुई है।
सो मेरा ख्याल है कि दूसरी वजह बड़ी ये, तीसरा ये कि जो अपोजिशन पार्टी इमर्ज कर रही थी पीटीआई, उन्होंने खुद अपने देव शॉट देमसेल्व्स इन द फुट, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, जिसकी वजह से वो कमजोर हुए हैं, तो कंपैरेटिवली ये ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ये दो वजह हैं। मुझे लगता है कि कुछ इनकी किस्मत अच्छी है, और दूसरी बड़ी बात यह कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्रंटेशन इस दफा इन्होंने नहीं की। आप कह रहे हैं इदारों के साथ हम आहंगी और किस्मत अच्छी या दुआएं मिल रही हैं, ये 2 पॉइंट्स दे रहे हैं बाबर साहब। ऑपोजिशन की नाकामी लिखें, इदारों के साथ हम आहंगी लिखें, किस्मत लिखें, 3 बातें की हैं आपने। चले तीनों बातें लिखते हैं। ठीक है जी, तीनों लिखती है। हसन निसार साहब, देखिए, पहली तो बात यह है कि आई फाइंड दिस क्वेश्चन वेरी फनी। किस गिरफ्त की और कौन सी गिरफ्त की बात कर रही हैं आप? लेकिन बहरहाल, अगर हुकूमती नहीं, आप खालिस्तन सियासी हवालों से बात कर रही हैं, तो पीपल्स पार्टी अपनी तबई उम्र पूरी करके मैं तो उसको लिखता ही मरहुमा मखफूरा हूँ। पंजाब से वो साफ हो चुकी है, और अनफॉर्चुनेटली पंजाब ही अल्टीमेट है। यहाँ मेजॉरिटी सीटें जो ले जाए उसे तो बाकी किसी सूबे में प्रेजेंस की भी ज़रूरत नहीं, तकल्लुफ़ की हद तक ही है। यहाँ चैलेंज पीटीआई है, विच इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी बैड पैच, लेकिन ये मंजरनामा मुस्तकिल नहीं है, ये टेम्पररी है, इट्स जस्ट अ फेज, ख़त्म हो जाएगा। इस पे इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी गिरफ्त के बारे में ये कायम नहीं रहेगी। ये आप यूँ समझ लें कि लल बिफोर द स्टॉर्म टाइप कोई चीज़ है। कौन सी गिरफ्त? हसन निसार साहब, आपने ऑपोजिशन की नाकामी और दूसरी वजह क्या कही? नहीं, दूसरी वजह मैंने, देखें जी, पीपल्स पार्टी की तो मैंने फौतीदगी का जिक्र किया है, तो पंजाब से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। पीटीआई इज गोइंग थ्रू अ बैड पैच, जिसको बाबर सत्तार साहब ने पांव पे कुल्हाड़ी के साथ तशबीह दी है। नहीं, मेरा ख्याल है उनको मोह चाहिए, पांव पे कुल्हाड़ी नहीं उनके लगी। चले, हम इसको लिख रहे हैं पीपल्स पार्टी का आप नाकामी कह रहे हैं और पीटीआई का बुरा दौर। हाँ हाँ, ठीक। मजहर अब्बास साहब, देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि सियासत में कौमी इत्तेफाक राय की पॉलिसी जो पिछली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, उसको आगे बढ़ाया है इन्होंने। यानी चारों सूबों में अगर मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स हैं तो उनको एक्सेप्ट किया है। और जिस तरह इम्तियाज़ आलम साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान में अक्सरियत होते हुए भी उन्होंने कौम परस्तों को दी। तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की। सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ कोई बड़ा मसला उनका नहीं खड़ा हुआ, या उधर उन्होंने अपोजिशन की या अपनी गवर्नमेंट बनाने की कोशिश नहीं की गई। यही गालबन पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ था कि उन्होंने एक जनरल कंसेंसस और नेशनल रिकन्सिलिएशन की कोशिश की। तो कौमी इत्तेफाक राय एक वजह हो सकती है। एक दूसरी, पीटीआई की जो मकबूलियत 2013 की थी, उसमें बतदरीज जो है वो डिक्लाइन आ रहा है, नीचे जा रहे हैं। अभी आप अगर सिर्फ कौमी असम्बली के स्पीकर के इलेक्शन ही की बात अगर देख लें, तो ना सिर्फ ये कि पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात बड़े खुलकर सामने आए हैं NA-122 से और इससे, बल्कि उन्होंने जो सियासत करनी थी इस सिर्फ स्पीकर के इलेक्शन पर भी, उसमें भी उनको नाकाम नज़र आई है। उनके हलीफ उनके साथ खड़े हुए नज़र नहीं आए हैं, उन्होंने उसको एजिटेट नहीं किया। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं इसको चैलेंज करने, दूसरी तरफ इस इलेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो मेन अपोजिशन है पीटीआई, उसका डिक्लाइन और कौमी इत्तेफाकी राय। ठीक है, कौमी इत्तेफाक राय और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुरा दौर या वहां इख्तिलाफात। ठीक है मजहर साहब, यही कह रहे हैं आप? जी जी। शहजाद चौधरी साहब, देखिए, एक तो PMLN की अनकंटेस्टेड पोजीशन है पंजाब में, उनके खिलाफ कोई नहीं है। PPP जो पहले उनका मुकाबला किया करती थी अब नहीं है। अगर PPP नहीं थी तो PMLQ होती थी, वो भी ख़त्म हो गई। और उसके साथ साथ अब PTI जो कि एक 2013 में लगता था कि एक उसकी रिप्लेस करेगी PPP की पोजीशन को, लेकिन वो नहीं कर पाई, और बावजूद वो आज एक बुझती हुई जमात लगती है, या कम से कम एक स्टेगनेंट जमात लगती है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो मुकाबला एक्सपेक्टेड था पंजाब के अंदर वो नहीं हो पाया। और जूं पिछले 30-35 साल से आपको PMLN परवेसिवली नज़र आती है, एक कंसिस्टेंट फेस नज़र आती है, तो इसका मतलब आया कि उसकी पोजीशन अपनी एंट्रेंच हो रही है, वो
कदम जमा चुकी है। एक तो ये वजह है। दूसरा, इदारों के दरमियान में डिस्ट्रप्शंस कॉज नहीं की। पहले उन्होंने जब पहले दौर में आए थे तो जुडिशरी के साथ माथा टेक लिया था या लगा लिया था, उसके बाद आए अगली मरतबा तो आर्मी के चीफ को हटाने की कोशिश की। इस मरतबा उन्होंने अपने आप को और बाकी सबको एकोमोडेट करने की कोशिश की है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव चीज़ समझता हूँ कि मुश्किलात और हालात और चैलेंजेस इस नौयत के हैं कि वो इनको अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। और अगर तीसरा अमल भी आपको देखना हो तो कम अज़ कम पिछले ये जो रिसेंट हमारा दौर है उसके अंदर PMLN के वक्त में कुछ ना कुछ होता नज़र आता है। वो होता जो होता है वो गलत होता है या सही होता है उससे हट के, लेकिन कभी कोई ऑरेंज है तो कभी ब्लू ट्रेन तो कभी कोई ये रेड बस वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ लगता है कुछ कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि वो एक ही जगह पे खड़े वो अपना रनिंग ऑन द स्पॉट कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है तो इसलिए आपको PMLN एक परवेसिवली प्रेजेंट जमात नज़र आती है और लगता है कि उनकी गिरफ्त है। अब कब जाके इनका कोई मुकाबले के लिए तैयार होगा वो देखने की बात है। फिलहाल मुझे तो अभी लैंडस्केप पे या स्कोप पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। शहजाद साहब, आप पंजाब सियासत और इदारों के साथ हम आहंगी की बात कर रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि अनकंटेस्टेड पोजीशन पंजाब में और उसके बाद हम आहंगी इदारों के साथ। ठीक, पहले सवाल के जवाब में स्कोर बोर्ड पर आप देख सकते हैं दो वजूहात तमाम एनालिस्ट की जानिब से दी गई कि क्यों नून की कौमी सियासत पर गिरफ्त दिखाई देती है। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के जारी किए गए एलामिये पर। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जहां मुल्क और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब में यह कहा कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए जारी ऑपरेशन में फौज को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। देरपा अमन यकीनी बनाने के लिए ऑपरेशन की मुनासिबत से बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में मुतासरीन ऑपरेशन की जल्द बहाली, वापसी, शोरिश ज़दा इलाकों में तरक्याती काम तेज करने पर भी गौर किया गया। इसी मामले पर रिपोर्ट कार्ड का दूसरा सवाल पैनल से इस तरह से, क्या फौज हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश है? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया, क्या फौज हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश है, हाँ या नहीं? एक ऑप्शन पैनल चूज कर सकता है। शहजाद चौधरी साहब। देखिए, हम क्यों समझते हैं कि ये कौम वो नाखुश हैं हुकूमत से? जो गैप्स हैं वो आप इस ISPR के एलामिये से पहले भी रोज़ाना टेलीविज़न पे बैठ के उनके बारे में बहस सुनते हैं। उसके ऊपर अखबारात के अंदर अदारिये लिखे जाते हैं कि कौन से क्या करने की ज़रूरत है, कितना नेशनल एक्शन प्लान में गैप है, किस तरह फंडिंग को रोकने की ज़रूरत है, किस तरह मदरसों का रिफॉर्म ज़रूरी है, किस तरह पुलिस के अंदर काम करने की ज़रूरत है, किस तरीके से हमें अपने इंटरनल कैपेसिटीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें जो कि हम हर दिन रोज़ाना बहस करते हैं। बेसिकली ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जब ये मीटिंग्स होती हैं तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो जो उसकी बहस या उसकी जो मामलात हुकूमत के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसने 2-3 बड़ी बड़ी मीटिंग्स की हैं पिछले दिनों के अंदर, उसकी एक ब्रीफ देता है, उनको ब्रीफ करता है कि ये चीज़ें हुकूमत के साथ बात हुई है और एक अमूमी किस्म का एक उनको उसके बारे में इन्फॉर्म करता है। अब उसके बाद उसको जब ISPR मेंशन करता है तो ISPR मेंशन इसलिए करता है कि एक तो वो रीइंफोर्स हो जाती है बात जो कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान में हुई है एक दिन पहले। ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए हमें एक तो कोर कमांडर्स जो मीटिंग्स हैं या कॉन्फ्रेंसेज हैं इसको भी पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। और दूसरा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तीन चार चीज़ों के अंदर से गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। अलबत्ता होगा क्या कि अब जब हम ले आए इसको और बहस में डाल दिया, मीडिया ने पिकअप कर लिया, तो आज के दिन में, अगले 2-4 दिनों में और फिर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर ना सिर्फ अदारिये लिखे गए बल्कि कल बहस भी हुई और उसके बाद इसके ऊपर मामलात और आगे चलेंगे। कुछ ना कुछ प्रेशर सूबाई हुकूमतों पर पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया उन पर पड़ेगा, पुलिस पे पड़ेगा। हाँ जी, आपको काम करना है इसको पायदार बनाने के लिए। अमन ने जो हमने गेन किया है, अपने जो गेन्स हैं उनको सस्टेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये तो एक जैसे कहते हैं कि कंटिन्यूस अमल है। उस कंटिन्यूस अमल के ऊपर अगर कोई याद दहानी, चाहे वो ISPR की स्टेटमेंट में आती है, आर्मी चीफ की तरफ से आती है, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आती है, किसी चीफ मिनिस्टर की तरफ से आती है, मेरा ख्याल है वो बिल्कुल ही वेलकम है, खुशाइंद है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की फौज का आर्मी चीफ नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज का आर्मी चीफ है और पाकिस्तानी है जिसको हमने वहां पे आर्मी चीफ बनाया है। इसलिए वो पाकिस्तान के बारे में बात करेगा, पाकिस्तान के चैलेंजेस के बारे में बात करेगा। इसलिए इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा और कोई किस्म की सोच रखना मेरे ख्याल में
ना वो उसका कोई फायदा होता है, क्योंकि उसके बाद खुदा न खास्ता हुकूमत को खतरा नहीं पहुंचता। आप ये नहीं कहते कि अच्छा इसकी ISPR का मतलब ये है कि अगले दिन जो हुकूमत है या 2-4 दिन के बाद हुकूमत खुदा न खास्ता मुतज़लज़ल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम खाम में बहस लाते हैं और उसको उठा के ठट्ठा करते हैं और उसके बाद फिर आगे चल पड़ते हैं। मुझे इसमें कोई ऐसी चीज़ खराबी नज़र नहीं आती है और बिल्कुल नाखुशी की बात नहीं है। ये वो काम है जो हमें बहसियत कौम करने हैं और ज़रूरी करने हैं ताकि हम अपनी बका के लिए काम कर सकें। शहजाद साहब नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब आप। मेरा नहीं ख्याल कि मामला इतना आसान है जितना शायद कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आप अपनी प्रेस रिलीज में ये बात कहते हैं कि अच्छी गवर्नेंस नहीं है तो इसका जाहिर है इससे मुराद सिविलियन गवर्नमेंट ही होती है। और इस मुलाकात, इस कॉन्फ्रेंस को जो कल मुलाकात हुई है उसके साथ जोड़ना चाहिए। जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म की सदारत में जो इजलास हुआ है, उसके बाद इस प्रेस रिलीज़ का मतलब ये हुआ कि जो आपके करने के काम थे वो आपने नहीं किए। अब क्या हुकूमत इसका जवाब दे, और अगर हुकूमत जवाब देगी तो फिर ये तासुर मिलेगा कि शायद कशीदगी बढ़ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस जुमले को इसमें आना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि इस बात को आना चाहिए था कि गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही। जो बातें थी वो वज़ीर आज़म के साथ ज़ेर सदारत जो इजलास है उसमें हो जानी चाहिए थी। गवर्नमेंट को बता देना चाहिए था कि आपने ये नहीं की। जब आप इसको कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज में लेकर आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ, इसको आप इस डिबेट को ओपन कर रहे हैं कि कहाँ गवर्नमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो ओहदा बरा नहीं हो रही। तो अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट चुप बैठ जाए? गवर्नमेंट की तरफ से कोई, गवर्नमेंट यही करेगी, वो रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन फिर ये जो बात होती है कि जब आप अपनी तरफ से ये बात कह दें कि आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया, तो गवर्नमेंट अपने डिफेंस में अगर कोई बात करती है तो फिर ये कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ तनाव बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए था, इस तरह के जुमलों को अवॉइड करना चाहिए था, इससे टेंशन बढ़ती है। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं मज़हर साहब। हसन निसार। देखिए, जैसे पूरी कौम की हिमायत हासिल है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ से लेके गवर्नेंस का जो लेवल है वहाँ तक मुझे लगता है पर्सनली कि बहुत मैटर ऑफ फैक्ट किस्म की एक मुतवाज़न सा ये प्रेस रिलीज है जिसमें ज़ाती तौर पे मैं तो कोई ख़ास मानी निकालने या डालने के हक में नहीं हूँ। और जहाँ तक गवर्नेंस का ताल्लुक है तो ये को ग्रीवेंस वाली तो इसमें कोई बात नहीं। जिस तरह की गवर्नेंस हो रही है उसमें जाहिर है एक आम आदमी भी जानता है कि बेतहाशा गुंजाइश है और बेतहाशा बेहतरी की गुंजाइश है। तो अगर इसकी तरफ हिंट कर दिया गया है, मुतवज्जो कर दिया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई ऐसा वैसा मतलब निकालना चाहिए। मुझे तो सच्ची बात है, मुझे तो ये एक रूटीन का प्रेस रिलीज है। आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, नहीं का? इसका मतलब क्या है कि आप खुद कह रहे हैं कि कारकर्दगी के ऊपर आप खुद सवालिया निशान उठा रहे हैं। तो क्या फौज हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश है? वो तो है ना। नहीं, एक देखें ना, आप बतौर होस्ट जो कर रही हैं, मैं नाखुशी बिल्कुल एक और चीज है। उसमें अगर बंदा सजेस्ट करे कि जी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, आपके सवाल हैं मसलन, मैं तो जाती तौर पे आपके सवालों से नाखुश तो बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो अगर मैं आपको उस तरफ मुतवज्जो करता हूं तो इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। तो हसन साहब आप कोई ऑप्शन नहीं लेना चाह रहे हैं? नहीं कह रहे? नहीं, मैं इसको रूटीन का एक काम समझता हूं। मैं तो इससे कोई हिंट इम्तियाज लेने को तैयार नहीं हूं। अपनी सलामती और जियो की सलामती को पेश नज़र रखते हुए कुछ इशारतन गुफ्तगू करूँगा। 8-10 अंग्रेजी की गलतियाँ हैं इस 5-6 लाइन के बयान में, अच्छा लिखा जा सकता था। दूसरी बात है, ये जो इस तरह के बयान आने लगे हैं ये नेक शगुन नहीं है आईनी ढांचे के लिए और जमहूरी निज़ाम के लिए। तीसरी बात इसमें यह है कि तारीफ़ है जो अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं और बदतारीफ़ी है जो सिविलियन पार्ट कर रहा है। वो पहली बात भी काबिल बहस है कि कितनी कामयाबी हुई और ये सब कुछ क्यों पैदा हुआ पाकिस्तान में। ये खिलवाड़
दहशतगर्दी का सारा पैदा क्यों हुआ, इसकी जिम्मेदारी भी फिक्स होनी चाहिए। ये फ़कत मामला 2 साल का तो नहीं है। और ये कि सिविल हुकूमत के जो इश्यूज़ गिनवाए गए हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े हैं, चार्जशीट है ये, सीधा सीधा आदमी इत्मीनान का इजहार किया है। और अगली तीसरा इसमें एक और नुकता है जो आखिर में है कि वो जाएंगे अमेरिका और वहाँ जाके क्लियरली हाईलाइट करेंगे। इससे पहले जो दौरे हुए हैं गालिबन उसमें क्लियरली हाईलाइट पाकिस्तान के जो पर्सपेक्टिव है वो नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है पाकिस्तान के जमहूरी और आइनी ढांचे पे। अब जबकि कल हमने आज तस्वीरें देखी हैं, बड़ी तफसीली मीटिंग हुई है, तो ये बातें वहाँ रखी जा सकती थीं और रखी जानी चाहिए। फ़ौज को अपनी इनपुट देनी चाहिए। लेकिन इससे मैं समझता हूँ कि कोई भी इंटरनेशनली नो गवर्नमेंट इंटरनेशनली शुड डू बिजनेस विद दिस गवर्नमेंट, दे शुड बी डायरेक्टली डूइंग बिजनेस विद द GSQ। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की पोजीशन काफ़ी इससे उस पर सवाल उठा है और अंडरमाइन हुई है। बेहतर था कि ये मामलात इदाराती सतह पे रहने चाहिए और वहीं पर ज़ेर बहस आएँ, तो हमारी पाक फ़ौज के लिए भी अच्छा है, इस ऑपरेशन के लिए भी अच्छा है, मुल्क के लिए भी अच्छा है, और खारजा मामलात के लिए भी अच्छा है, और जमहूरी और आईनी ढांचे के लिए अच्छा है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि बाकी एक नाखुश नज़र आती है जिसका बहुत साफ इजहार किया गया। इस पर मिट्टी डालने या हमें वो लेपापोती करने की कोई ज़रूरत नहीं। इट इज़ वेरी क्लियर। ठीक। बाबर सत्तार साहब, 2 हाँ 2 नहीं, आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? देखिए आयशा, पहली बात तो ये है कि आपके सवाल के अंदर ये इनबिल्ट है चीज़ कि हमारा बड़ा सिवियर सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है इस मुल्क में। आपने बात ही ऐसे रखी, क्या फ़ौज नाखुश है? जिस तरह आप कहते हैं अल्लाह मियाँ नाखुश है मेरे से, तो जल्जले आ रहे हैं, इस तरह लोग बात करते हैं इस मुल्क में, उस तरह की सवाल ही इस तरह से बनाया गया है। तो ये तो बात हमें पता है कि सिविलियन गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली सरेंडर किया हुआ है। यानी जितना इन्फ्लुएंस जोन था इससे पहले पिछली हुकूमत में जो कम था, सिविल और मिलिट्री का इम्बैलेंस, वो बढ़ गया है इस हुकूमत के नीचे। ये बात हमें पता है। सवाल ये नहीं है कि कंटेंट ठीक है या नहीं, या जो बात की गई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में वो ठीक है या नहीं। मेरे लिहाज से वो बिल्कुल ठीक बात है। फौज अपना काम कर सकती है, लेकिन वो एक लिमिट्स हैं उनकी पावर की और उनकी एबिलिटी की और उनके इन्फ्लुएंस की। और अगर आपने देर पा नताइज फौजी ऑपरेशन से हासिल करने, तो आपको सिविलियन गवर्नेंस ठीक करनी पड़ेगी, और ये गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है और बहुत गुंजाइश है। इस हद तक कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं कि अटैक करते हैं, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बिल्ड करने का काम गवर्नेंस का है और वो सिविलियन गवर्नमेंट का है। सो इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि वो जो बात कर रहे हैं वो सही बात कर रहे हैं। आम लोग भी, हम लोग भी ये बात करते हैं। सवाल खाली ये है कि क्या मीडियम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस रिलीज इशू करना, उसके अंदर ये कंटेंट डालना, क्या ये बात ठीक है या नहीं? और मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। हमने पहले भी हिस्ट्री में देखा, हमने धरने के दरमियान देखा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक तरह से पैगाम भिजवाया गया। सो ये पैगाम जो है ये गवर्नमेंट के लिए नहीं है। वो तो कल मीटिंग में बैठे हुए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ, उन्हें सारी बात बता सकते थे कि ये कमजोरियां हैं, इन पे काम करने की जरूरत है। ये तो अवाम के लिए है ना, ये मेरे और आपके लिए है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो प्रेस रिलीज है, ये आम लोगों के लिए है कि वो क्या समझें। और उसमें फौज अपने पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड कर रही है और वो क्लियरली ये बता रही है कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं नेशनल एक्शन प्लान में, वो इस वजह से हैं कि जो दूसरी सिविलियन आर्म है वो अपना काम पूरी नहीं कर रही। सो ये पब्लिक ओपिनियन बिल्डिंग एक्सरसाइज है। ये सिविलियन गवर्नमेंट की कॉस्ट के ऊपर फौज अपनी एक्सरसाइज कर रही है। बेशक बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये ब्लेम गेम पब्लिक में इस स्टेज के ऊपर करने की जरूरत नहीं थी। कल मीटिंग्स हुई, परसों मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अच्छे ताल्लुकात हैं। ये बिहाइंड क्लोज डोर्स कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए थी, पब्लिक में नहीं आनी चाहिए थी। ठीक। सो मेरा ख्याल है नाखुशी की बात नहीं है, नाखुश इतनी नहीं है फौज हुकूमत से, क्योंकि रिलेशनशिप इनका ठीक है अभी तक। लेकिन ये पब्लिक ओपिनियन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात वो बता रहे हैं आम लोगों को कि अगर कोई फेलियर्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं नेशनल एक्शन प्लान में, ज़र-बे-अज़्म में, तो वो सिविलियन हुकूमत की वजह से। बाबर सत्तार साहब, जैसे जी शहजाद साहब, मैं आपकी तरफ आ रही, बाबर सत्तार साहब से थोड़ा सा पूछ लूं। बाबर सत्तार साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि नाखुश नहीं है, तो फिर इस तरह की प्रेस रिलीज की क्यों जरूरत पेश आई? इसी वजह से क्योंकि फौज हिस्टोरिकली पब्लिक ओपिनियन कॉन्शियस है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है।
उन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक की सपोर्ट की बात की। पब्लिक की सपोर्ट है फौज को बहुत ज़्यादा, सबसे पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है इस वक्त। सो वो पब्लिक सपोर्ट कायम रखना चाहते हैं कि हमने काम स्टार्ट किया एपीएस के बाद, हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, और अगर आपको गैप्स नजर आ रहे हैं इस काम में तो वो हमारा कसूर नहीं है। सो ये कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान की अवाम के साथ हो रही है। ठीक, शहजाद चौधरी साहब आपके सामने भी सवाल रखना चाहूंगी। शहजाद चौधरी साहब आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह इम्तियाज साहब ने बात की, बदर साहब ने बात की, बाबर सत्तार साहब बात करें, क्या फौज पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओपिनियन से बात की जाए तो कॉन्शियस और प्रेस रिलीज की टाइमिंग, इन दोनों पर आपका कमेंट भी चाहूंगी। देखिए, इससे पेशतर में पहला आपका जो पहला सवाल था जिसमें हम PMLN की जब उसकी फौकियत या उसका जो गिरफ्त है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें हम ये कह रहे थे कि इनका इंस्टीट्यूशनल जो हार्मनी है वो इतनी अच्छी है PMLN की कि उसकी हुकूमत एक परवेसिव या एक कंट्रोल में नजर आती है PMLN की। अच्छा, पहले सवाल में तो हम सब ने ये जवाब दिया। जब जो ही फौज का मसला आया तो हमने अपनी लॉजिक और अपनी आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल ही 180 डिग्रीज फ्लिप कर दिया। हमने ये कहा कि नहीं, असल में फौज नाखुश है। तो क्या बात सही है? या पहले सवाल का जवाब सही था या अभी जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं ये सही है? तो इसलिए मैं ये कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट करना चाहता हूं हमारे अपने दोनों सवालों के जवाब में। आज दूसरा मसला आ गया, बाबर सत्तार ने जो कहा इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग्स और पब्लिक ओपिनियन। देखिए, एक चीज याद रखने की बात है, फौज ने इलेक्शन नहीं लड़ने होते और फौज ने पब्लिक ओपिनियन को इसलिए बिल्ड नहीं करना कि उसने खुदा न खास्ता आगे जाके किसी पे कोई अपनी गिरफ्त मजबूत करनी है या हुकूमत का कंट्रोल संभालना है। ये कोई जमहूरियत के तौर पे लड़ने वाला इदारा नहीं है। इसलिए एक तो ये चीज़ है। दूसरा, हमारे सूबों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिस्पॉन्सेज हैं। मिसाल के तौर पे हमारे सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं या सिंध की जो हुकूमत है वो नाराज़ नज़र आती है इस ऑपरेशन से। इस ऑपरेशन की एक्सटेंशन है कराची ऑपरेशन, उससे ये जो प्रोसेस है उससे कुछ नाला है, उसकी उतनी कोऑपरेशन अवेलेबल नहीं है इस ऑपरेशन के अंदर। नंबर 2, पख्तूनख्वा के अंदर आपको नजर आता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है और करने की, वो स्ट्राइफ का एरिया है लेकिन वहां पे फोकस नहीं है। पंजाब के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर काम होना चाहिए, पुलिस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम वहां पे नहीं हो पा रहा। फिर ओवरऑल एक मईशत के अंदर बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि लोगों के स्टेक्स मुल्क के अंदर बढ़े, ना कि वो बाहर ग्रुपों को देखें जहां से पैसा आता है वहां से। ये वो कमजोरियां हैं जो कि बहुत वाज़ेह और सामने नजर आने वाली हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसके अंदर ये बात नहीं है कि उन्होंने जाके कहीं से कोई आपस में मुकाबला लड़ना है किसी सियासी जमात के साथ या सियासतदानों के साथ। मेरा ख्याल है सिर्फ और सिर्फ फोकस करने की बात है कि इस मामले पे फोकस किया जाए जहां पर मीडिया, अवाम, हम और अवाम का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर हुकूमतों पे और एक सेंसिटिविटी के भाई देखिए आपका पॉइंट लेती हूँ। माजर साहब आप कहना चाह रहे हैं शहजाद साहब की बात पर कुछ? देखें, ये आप पहले सवाल से इसको नहीं जोड़ सकते। पहले सवाल का ताल्लुक बिल्कुल मुख्तलिफ था कि मुस्लिम लीग नून की कौमी सियासत पर गिरफ्त है या नहीं है, और उसमें सब ने अपने अपने व्यू दिए। यहाँ जिस तरह बाबर सत्तार भी साहब भी कह रहे थे और दूसरे भी, देखिए मसला ये होता है कि आपको बिल्कुल शिकायत होंगी और वो नज़र आता है, वो नज़र आ रहा है कि गवर्नेंस के मामलात अलग हैं, सिंध और विफाक के दरमियान टेंशन है, सिंध हुकूमत जिस तरह का ऑपरेशन। तो जब आप इसको प्रेस रिलीज का हिस्सा बना देते हैं तो उसका इंप्रेशन यही जाता है कि सिविलियंस जो हैं वो अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे, हम अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं। अब ये चीज़ जो है ये आप भरपूर अंदाज में मीटिंग्स में ला सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें। जब आप इसको पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाते हैं और जब आप प्रेस रिलीज करते हैं तो ये नहीं हो सकता कि इस पे डिबेट नहीं हो, ये नहीं हो सकता कि इस पे दो ओपिनियंस ना आए। तो जब आप ये करते हैं तो इससे वो जो सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो मुतासिर हो सकती है, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। इम्तियाज साहब, देखिए, हमने जो पोजीशन ली थी कि PMLN की नवाज शरीफ हुकूमत की ये कैपेसिटी कि उन्होंने एडजस्टमेंट करनी है, अकोमोडेट करना है, खा वो मिलिट्री सिविल ताल्लुकात हों या दूसरी सियासी कुव्वतें हों, ये उन्होंने इस कैपेसिटी का मुजाहरा किया। ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, इन तसादुम में नहीं है। जो दूसरी बात हम कर रहे हैं वो ये कि इसमें इस सब के बावजूद कि हुकूमत ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड कर रही है पॉजिटिवली, जो फौज जो भी इनपुट दे रही है अब तक हमने देखा है, जिसका बाकी दोस्तों ने जिक्र किया है। लेकिन ये दूसरी बात है कि फ़ौज इस सब के बावजूद मुतमईन नहीं है, जिसका इजहार इस बयान में साफ वाज़ेह है। और ये पब्लिक स्टेटमेंट है, ये पब्लिक रेप्रीमेंड है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का। तो लिहाजा ये इससे हम कैसे नतीजा निकाल लें
कि फ़ौज ने अपनी नाखुशी का इजहार नहीं किया, अब साफ तौर पे नाखुशी का इजहार किया है, इससे मैं खुशी कैसे निकाल लूँ? मैं नहीं निकाल सकता। मतलब मैं मिसरिप्रेजेंट करूँगा फ़ौज के नुक्ता नज़र को ये बयान पढ़ने के बाद, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है, गिनवाया गया है और ठोस मिसालें दी गई हैं कि वो आप मैचिंग काम नहीं कर रहे हैं। और ये जाहिर है कि जब कल परसों जो भी मीटिंगें होती रही हैं, काफ़ी इंटरेक्शन है फ़ौज में और सिविल क़यादत में, तो उसमें जाहिर है कि मामलात इत्मीनान बख्श तरीके से तय नहीं हो पाए, तो लिहाजा फ़ौज को मजबूर होना पड़ा है पब्लिक करने के लिए। और हमारे दोस्त कुछ कह भी रहे हैं कि ये बातें तो सच्ची हैं, तो फिर बातें सच्ची हैं तो फ़ौज को क्यों सच छुपाना चाहिए कौम से? उन्होंने साफ कह दिया है कि नहीं, ये हुकूमत नकम्मी है, अपनी काम नहीं कर रही और फेलियर है इसका। हसन निसार साहब, आप इम्तियाज साहब की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं, शहजाद चौधरी साहब की भी सुनी, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के करीब समझते हैं? और प्रेस रिलीज की टाइमिंग और इसमें यह लिखना कि बेहतर गवर्नेंस की जरूरत है, इसे मेंशन करने की जरूरत थी, आप ये कह रहे हैं वो नाखुश नहीं है? मैं सिर्फ एक बात से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता कि अगर अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया गया है या उनके साथ शेयर किया गया है सॉफ्टली पोलाइटली, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दैट इज़ वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट कि जो उनके करने के काम है वो ढंग से करें। तो बहरहाल मुझे इसमें इतनी सनसनीखेज़ी आशा नज़र नहीं आ रही जितनी शायद आपको दिखाई दे रही है। मुझे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मुझे कोई रूटीन से ज़्यादा हट के ये कोई सिलसिला नहीं लगता। ठीक, रिपोर्ट कार्ड के दूसरे सवाल के जवाब में स्कोर बोर्ड आप देख सकते हैं, 3 जवाब नहीं, 2 हाँ में आए। आपने तज्जियाकारों की बहस और बड़े खुलकर इस पर गुफ्तगू भी सुनी। ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हिंदू पसंदी, मोदी का तर्ज सियासत, क्या बैनुल अक़वामी बरादरी कुछ दबाव डालेगी? गुफ्तगू ब्रेक के बाद। रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक ऐसे वक्त में बरतानिया का दौरा करने जा रहे हैं जब भारत में इंतहा पसंदाना सोच का अक्स दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता चंद हफ्ते में सियासी कारकुन और दानिश्वरों को कत्ल किया गया इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों और NGOs को निशाना बना रहे हैं। माजी की बात करें तो गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम के बाद अमेरिका और बरतानिया की तरफ से नरेंद्र मोदी के इन ममालिक में दाखिलों पर पाबंदी लगाई गई थी और फिर सब कुछ बदल गया मोदी के वजीर आजम बनते ही, जब अमरीकी पॉलिसी साज इदारों और थिंक टैंक्स ने शद्दोमत के साथ मोदी के गुण गाने शुरू किए। उनके नजदीक मोदी ही वो लीडर है जो जदीद लिबरलिज्म का मामार है। मोदी जो कभी मगरबी मीडिया के लिए नापसंदीदा शख्स थे, उसके बाद हमने ऐसा देखा कि सिलिकॉन वैली में फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग के साथ उनकी तस्वीर दुनिया भर में मशहूर हुई। मशहूर ब्रॉडकास्टर रिपोर्ट मर्डोक की जानिब से मोदी से मुलाकात के बाद ये ट्वीट किया गया सोशल मीडिया पर कि आजादी के बाद बेहतरीन लीडर और बेहतरीन पॉलिसियां, एक ऐसी दुनिया जहां मुनाफा और मफादात के गिर्द सब कुछ घूम रहा है, क्या वहां अकलियतों और इक़्तिदार की भी हैसियत है? इसी पूरे मामले पर आज का रिपोर्ट कार्ड का आखिरी सवाल पैनल से इस तरह से है, हिंदू इंतहा पसंदी, कितने इम्कानात हैं कि बैनुल अक़वामी बरादरी भारत पर माशी दबाव बढ़ाएगी? अगर ये पैनल समझता है कि माशी दबाव भारत पर बढ़ेगा बैरूनी दुनिया की जानिब से, तो वो ज्यादा नंबर की जानिब रेट करेगा, 1 से 10 तक आप रेट कर सकते हैं। और अगर समझते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मोदी का जो इस वक्त स्टेचर है और वो वजीर आजम के ओहदे पर और दुनिया बदल गई मोदी के लिए, तो आप कम नंबर की जानिब जा सकते हैं। इम्तियाज आलम साहब, सबसे पहले आप देखिए, इसका इमेज हिंदुस्तान का ख़राब हो रहा है सरमायाकारी के लिए, और हिंदुस्तान को जो प्रोजेक्ट किया जाता था चीन के आमराना तरक्की के मॉडल के मुकाबले में कि ये देखें जमहूरी और लॉ बेस कानून पे चलने वाली हुक्मरानी का एक मॉडल है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। दुनिया भर में हिंदुस्तान को चीन के मुकाबले में एक ज़्यादा महज़ब और जमहूरी तरक्की के मॉडल के तौर पे जो पेश किया जाता रहा, इसका फ़ौरन बुरा असर पड़ा है। आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पे, और इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज ने भी कहा है कि इससे हिंदुस्तान की ग्रोथ और तरक्की की जो विकास की पॉलिसी थी वज़ीर आज़म मोदी की, उस पर बुरा असर पड़ेगा। फिर ये कि जो आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो उनकी तरफ से हमें रद्द-ए-अमल नज़र आ रहा है काफ़ी। अब आप देखिए कि तारीख़दानों ने 50 तारीख़दानों ने बयान दिया है, 60 से ज़्यादा राइटर्स ने अपने इजाज़त वापस कर दिए हैं, आज फ़ौजी भी वहाँ पे मेडल्स वापस कर रहे हैं।
वो कुछ की वजह कुछ और है, लेकिन जो तसव्वुर बाहर जा रहा है वो कसरत का नहीं है, वो निकाल बाहर करने का है, डिस्क्रिमिनेशन का है, अक़लियतों के ख़िलाफ़ और दूसरे निचली जाति के लोगों के ख़िलाफ़। ये इस तरह की चीज़ हिंदुस्तान का ये तसव्वुर नहीं है मगरिब में। वो गांधी और नेहरू के हवाले से एक जमहूरी और ज़्यादा सिविलाइज मुल्क का तसव्वुर रहा है, जो इस हिंदुत्व की वजह से और सफरून ब्रिगेड की वजह से वो मनफी रद्दमल आ रहा है और बुरा इमेज जो है वो सरमायाकारी के लिए अच्छा नहीं है। आलमी बिरादरी जो है, अगर आप सवाल को करें कि मनफी रद्दमल आएगा सियासी, वो तो ठीक है, माशी तौर पे कितना आएगा मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान के साथ बाहर क्या बिजनेस करना चाहती है। आप कोई नंबर नहीं देना चाह रहे? नहीं, मैं इस सवाल से जो है ना माशी जो आपके, अगर आप ये कहें कि हिंदुस्तान पे इसका बिलअमूम बुरा असर पड़ेगा, वो बात दुरुस्त है। वो अगर आप इस सवाल को जरा अमेंड कर लें, क्योंकि अक़वामी बिरादरी भारत पर दबाव डालेगी। मेरा ख्याल है कि भारत के बारे में आलमी तौर पे बुरी राय आमा बनेगी और बुरा तासुर बनेगा इमेज हिंदुस्तान का। कितने नंबर देंगे, कितना दबाव बढ़ सकता है 1 से 10? नहीं, दबाव ये जो आपकी फॉर्मुलेशन है सवालात की, वो बहुत बचगाना है, ये सोफिस्टिकेटेड मामलात हैं। मैं कह रहा हूँ अमूमी तौर पे मनफी असर पड़ेगा हिंदुस्तान पे। आप नंबर नहीं दे रहे? नहीं, आपके सवाल माशी है ना, उसे अगर आप बदल दें, माशी का लफ्ज निकाल रही ना, निकाल दें। हाँ, अमूमी तौर पे मैं इसे कहूँगा 4 नंबर दूंगा, मनफी असरात मुरतब होंगे। मज़हर अब्बास साहब? मैं 5 नंबर दूंगा। देखिए, असल में जिस तरह अगर पहले सवाल को उस तरह फ्रेम किया जाए तो माशी दबाव तो एक ऐसी मुल्क से जिसकी मार्केट इतनी बड़ी हो, उस पर मैक्सिमम कितना दबाव आ सकता है। उसको ये तो कहा जा सकता है कि आप अपनी इंसानी हुकूक की सूरत हाल बेहतर करें, अक़लियतों के साथ बेहतर सलूक करें, ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल को बेहतर करें। जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके से आपके अपने दानिश्वर राइटर्स रिएक्ट कर रहे हैं और जिस तरीके से आपको असम्बलियों के इंतखाबात में शिकस्त हो रही है, वो नज़र आ रहा है कि आप जिस माशी प्रोग्राम के साथ आए थे वो माशी प्रोग्राम नहीं आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और उसके बजाय आपने हिंदुस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल होगी। तो जो इन्वेस्टर इंडिया में आना चाह रहा होगा वो ज़रूर 2 मरतबा सोचेगा कि ऐसी सिचुएशन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हम ये कहेंगे माशी दबाव, तो ये नहीं हो सकता कि बरतानिया और अमेरिका उससे जो है अपनी जो मार्केट है उसको विड्रॉ करे, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए दबाव ज़रूर होगा, दबाव आ रहा है हिंदुस्तान पे और उसकी वजह से आज उनके वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने की तरफ इशारा किया है कि हम पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करना चाह रहे हैं। तो वो जो दबाव है वो ऑलरेडी महसूस होने लगा है, देखना ये कि किस हद तक वो रहता है। बाबर सत्तार साहब, बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत पर दबाव बढ़ाएगी? आयशा, देखिए, पहले तो ये कि इंटर स्टेट रिलेशन सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर हैं। आपके जितने मर्जी ह्यूमन राइट्स के हालात हों, लेकिन अगर आपकी सरहदों के बाहर उसका इम्पैक्ट नहीं जाता तो दुनिया उसके बारे में बॉदर नहीं करती। तकरीरें ज़रूर करते हैं, बॉदर नहीं करते। दूसरा ये कि जो आपकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो देखना ये होता है कि क्या डिपेंडेंट रिलेशनशिप है या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस दुनिया का मुल्क है और सारी दुनिया उनके साथ बिजनेस करना चाहती है। बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इस वजह से इनका रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंस का है। कोई IMF का प्रोग्राम नहीं है जो कल कोई बंद करवा देगा। सो माशी दबाव नहीं पड़ेगा। तीसरी बात ये, जो रिएक्शन इंडिया के अंदर आया है, पाकिस्तान में ये हम खुशी मना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़ा एक अच्छा इंप्रेशन दुनिया में ये भी जा रहा है कि इंडिया रिएक्ट कर रहा है। सेल्फ करेक्टिव मैकेनिज्म उनकी सोसाइटी में नजर आ रहा है। बिहार का इलेक्शन गवर्नमेंट हारी है और हर तरह के लोग जो है निकल के आके कह रहे हैं कि इस तरह की गवर्नमेंट और इस तरह की पॉलिसीज हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सो इमीडिएट टर्म में तो शायद रिएक्टिव हो और बीजेपी की गवर्नमेंट अपना रुख तब्दील करे, लेकिन लॉन्ग टर्म जिस तरह से इंडियन सोसाइटी रिएक्ट कर रही है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। दुनिया को कॉन्फिडेंस आएगा कि इतना बड़ा मुल्क है, अचानक इसे कोई एक तरफ नहीं लगा सकता। सो मेरा ख्याल है मैं तो 2 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, एक नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। 1 दे रहे हैं। हसन निसार साहब, मुआशी का लफ्ज निकाल के हम अमूमी दबाव की अब बात करें। बैनुल-अक़वामी बिरादरी भारत पर दबाव डालेगी, बढ़ाएगी? इसमें 2, 3, 4 रुख हैं। पहली बात तो ये है कि दुनिया अखलाकियात नहीं इक़्तिसादियात का नाम है, इसके खेल का नाम है। आपने खुद अभी मेंशन किया है कि वज़ारत उज़्मा से पहले मोदी साहब के बारे में
रवैया क्या था और भारत जैसी डेमोक्रेसी का प्राइम मिनिस्टर बनते ही आपकी महजब दुनिया ने कैसे यू टर्न लिया। एक बात फिर आपको याद होगा जब बिल क्लिंटन आए थे हिंदुस्तान के दौरे पे तो उनका एक जुमला मुझे आज तक याद है कि जितनी अमेरिका की आबादी है उससे ज़्यादा तो भारत में मिडिल क्लास पाई जाती है। इसका एक मतलब था, ठीक है, बहुत बड़ी मंडी है और दुनिया इतनी बेवकूफ़ और जल्दबाज नहीं है। दुनिया हमारा मिजाज नहीं रखती। दुनिया ना इश्क में ना नफरत में मुब्तला होती है, वो बड़ा कोल्ड ब्लडेड, ये कॉरपोरेट कल्चर की बात कर रहे हो आप, उसमें वो उनको कोई इतनी जल्दी नहीं। और एक और बात मैं अर्ज कर दूं कि इन्वेस्टर जो है वो इतना बेवकूफ नहीं जो ये सादा सी बात ना जान सके कि ये जो मंजरनामा है ये कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। सो दे डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ 5 years, 8 years, 10 years। वो कौमें कुछ और तरीके से बिहेव करती हैं, कुछ और तरीके से सोचती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कोई सूरत हाल बिल्ड होने से बहुत पहले मुझे यकीन है कि खुद इन लोगों को अकल आ जाएगी और ये रिविजिट करना शुरू कर देंगे। आप 0 दे रहे हैं, कोई नंबर देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कोई नंबर देता इस बार। शहजाद चौधरी साहब। जी, मैं तो 5 नंबर देता हूं और मैं समझता हूं कि बड़ा चैलेंज मोदी के लिए और उनकी गवर्नमेंट के लिए खुद है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी एक तादाद है जो कि पॉवर्टी लेवल से नीचे उनकी पॉपुलेशन की कम से कम 600 मिलियन के करीब लोग हैं, तो उनको निकालना वहाँ से एक बहुत बड़ा है और उसके लिए डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए उनको, और वो 6 से 7% ग्रोथ के साथ ये बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इस्तेहकाम उनको अंदरूनी तौर पर चाहिए, वो उनकी अपनी ज़रूरत बन जाएगी और उनका लिए अपना प्रेशर बन जाएगा। जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया उनके $350 अरब डॉलर के जो रिजर्व्स हैं उस पर नज़र लगाए बैठी है। तो जितना आपको अपना उनका से एक बेशक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है और स्ट्रेटेजिक उसके इम्पेरेटिव्स भी हैं, लेकिन उसका जो ताल्लुक है, जो लीवर इस्तेमाल किया जाता है, वो माशी ताल्लुकात की शक्ल में। तो इतनी जल्दी ना दुनिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बदल रहे हैं, वो उसी तरह कायम रहेंगे, उनका ताल्लुक भी और उनकी ज़रूरत भारत की भी वैसे ही रहेगी। और जो माशी इंटरेस्ट है जहाँ पर के $350 अरब डॉलर के रिजर्व्स को टैप करना है, वो भी वैसे का वैसे ही रहेगा। मेरा अपना ख्याल है, मैं हसन निसार साहब की बात से एग्री करता हूँ कि आप देखेंगे कि उनकी अपनी इन ज़रूरियात के नीचे इसके अंदर उनकी करेक्शन आएगी, उनकी अपनी पॉलिसीज़ में करेक्शन आएगी और पाकिस्तान के साथ उनका जो रुझान है उसके अंदर भी बेहतरी आप देखेंगे। उसकी गो वजूहात और हैं, किसी और जगह बहस करेंगे उन पर, लेकिन बात यह है कि उसकी भी एक प्रेशर बाहर से आएगा कि आप पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करें, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका भी कुछ आपस में मामला तय करना चाह रहे हैं और उसका ताल्लुक भारत के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ है। किस हद तक होता है दूसरी बात है, लेकिन कोशिश अलबत्ता इन चीज़ों के ऊपर चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं भारत ये कि सिर्फ माशी तौर पर प्रेशर पड़ेगा, अभी फिलहाल नहीं पड़ेगा, अंदरूनी तौर पर बहुत प्रेशर है, इसलिए सिर्फ 5 नंबर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पैनल की राय आपने जानी, स्कोर बोर्ड आपके सामने, आखिरी सवाल आपने देख लिया। आप अपना फीडबैक हमें भेज सकते हैं। मुझे प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।